ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें कि देखा था कोई भी इनफाइनाइट वायर हो या फिर सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो उसके कारण से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। ये सारे चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था और फिर इसके कारण से कुछ क्वेश्चंस किए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और ये एक लास्ट क्वेश्चन दिया था करने के लिए, जिसमें बोला था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स हैं और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा अगर ये जो वायर है बी विड्थ का है और डी डिस्टेंस पे हमारा लोकेशन पे पॉइंट पी दिया गया और उस जगह पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और टोटल करंट जो माना था हम लोगों ने आई माना था उस पूरे विड्थ में। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फिर। ओके, तो देखो पहले क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सभी वायर्स का जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पी से अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो हम लोग आराम से काम कर सकते थे। इसमें और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया, इस पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ कर लिया। एक्स डिस्टेंस पे जाकर के मैंने क्या किया, डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया। तो इस डी एक्स थिकनेस के एलिमेंट में कुछ वायर्स आ जाएंगे, स्मॉल थिकनेस है, डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट है ऐसा। तो ये जो हमारा डी एक्स थिकनेस है इसमें कुछ करंट होगा और इसमें करंट कितना होगा उसे निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकलेगा, देखो हमें पता है कि बी विड्थ में जो टोटल करंट है वो आई है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, आई डिवाइड बाय बी। दिस इज करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ। इसको चाहे तो हम लोग लेमडा वगैरह भी बोल सकते हैं। सो डी एक्स लेंथ में कितना करंट होगा, आई डिवाइडेड बाय बी इंटू डी एक्स। तो इतना अमाउंट ऑफ करंट होगा, तो छोटा सा करंट आया डी आई, दैट इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय बी इंटू डी एक्स। ये हमारा करंट है। अब क्या करना है, इसका वेट तो तुम्हें बी दे रखा है। अब मुझे इस छोटे से करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे देखना है। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी या 2 पाई डी, क्या था, 2 पाई डी टू इनफाइनाइट पाई डी सर। है ना। साइन थीटा प्लस साइन थीटा डाउन होता है तो वो 90 92 हो जाता है, फिर तो वो 4 से कट हो जाता है, 2 बचता है, ये चीज़। लेकिन अगर छोटा सा करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा और इसको लिखूंगा मैं 2 पाई, और डी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड विच इज एक्स। और वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ, म्यू नॉट आई 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और डी आई का वैल्यू आई बाई बी इंटू डी एक्स, आई बाई बी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देख लो सारी चीज़ पुट कर दिया ना, डी आई का वैल्यू और एक्स, एक्स हमारा हाँ इस सर। जगह से। तो एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ, एक्स का लिमिट लोअर जो होगा वो इधर होगा और अपर लिमिट क्या होगा, ये होगा। और हमने क्या डिस्टेंस अज्यूम करा था, ये डी, तो लोअर लिमिट डी से लेकर के डी प्लस ऑफ बी तक जाएगा। चलो, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, डी से लेकर के डी प्लस ऑफ बी तक जाएगा, और जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, और
इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और लिमिट फ्रॉम डी से लेकर के ये b प्लस ऑफ डी तक जाएगा। तो आ गया हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2πb ln b प्लस टी अपॉन डी, ये हो जाएगा आंसर। आया था सभी का? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप के कारण से अब मैग्नेटिक फील्ड देखने जा रहे हैं, और इसमें एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग लूप को एक डायपोल की तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ये ऐसा है, और मुझे किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन इस पी पॉइंट पे, ये हमारा एक्सिस होता है सर्कुलर लूप का, और इस एक्सिस पे पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये सभी चीज़ को देखते हैं। तो पहले करंट वगैरह देख लेता हूँ मैं। अभी के लिए अज्यूम कर लेता हूँ कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में। तो सबसे टॉप मोस्ट लोकेशन पे जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से ये कितना सा एलिमेंट है, छोटा सा। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण से, एलिमेंट मैंने ले लिया मान लो dl, और इस एलिमेंट के कारण से इस लोकेशन पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बता सकते हो? कैसे देखना है तुम्हें? याद करो स्टार्टिंग का फॉर्मूला, dl क्रॉस r से, है ना? बताओ। सर राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट हैंड थंब रूल से ही देखो। A of the plane है सर। चलो देखते हैं इसको। थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करना। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो मेरे पास जो छोटा सा एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में, पैरेलल टू z एक्सिस। ये dl वेक्टर है हमारा, और r वेक्टर किधर है? r वेक्टर ये है हमारा, दिस इज r वेक्टर। और इस लोकेशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो dl क्रॉस r करेंगे तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, dl क्रॉस r, और dl क्रॉस r करो, देखो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाल देता हूँ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, किससे? इससे परपेंडिकुलर होगा। तो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि मैंने जो एलिमेंट लिया है वो भी छोटा सा है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, किधर किधर? एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पहले एंगल अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और इस जगह से जो डिस्टेंस है वो x है, इस जगह से x डिस्टेंस गिवन है, और ये जो रेडियस है ये r है। सो रेडियस ऑफ दिस लूप इज r। ये एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट किधर होगा? दो डायरेक्शन में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा,
ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। इधर कंपोनेंट कितना आएगा, डी बी कॉस थीटा, cos theta. और इस तरफ कंपोनेंट आएगा डी बी साइन थीटा। वापस से मैं एक और एलिमेंट देखता हूँ, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा इस लोकेशन पे, और इसके कारण से मैं देखता हूँ कि वो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऐसा। तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो भी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, आया ना। और ये भी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्योंकि ये भी एंगल थीटा होगा, सेम डायमेंशन वगैरह लिया गया है, तो इसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डी बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डी बी साइन थीटा। तुम्हें देख करके कुछ पता चल रहा होगा, पता चल रहा है क्या। वर्टिकल हाँ डायरेक्शन सर, में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों कैंसिल आउट होने वाला है। तो Sir. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों फाइनली हो गया कैंसिल आउट। तो सिर्फ मुझे रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो किस डायरेक्शन में मिला, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो अगर हमारे पास कोई एक लूप है इस टाइप से, ऐसा लूप है, तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सिस पे कहीं पे भी देख लो, एक्सिस पे किसी भी लोकेशन पे देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा। अगर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। हालांकि वो अलग अलग होगा, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 1 होगा, 2 होगा, है ना, डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके मैं लेफ्ट साइड भी देख लेता हूँ, तो लेफ्ट साइड भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे करके। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B1 डैश B2 डैश। वैल्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। करंट का डायरेक्शन ये हमारा गिवन है, तो इसको फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो नेट एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया हमारा, डी बी साइन थीटा प्लस डी बी साइन थीटा, टू डी बी साइन थीटा। 2D. देखो इसको इंटीग्रेशन दो तरीके से किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं डी बी साइन थीटा। अगर मैं सिर्फ डी बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन थीटा का, सॉरी थीटा का नहीं इंटीग्रेशन होगा, वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, देखो अभी बताता हूँ वेरिएबल क्या होगा। और एक इंटीग्रेशन कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, दैट इंटीग्रेशन टू डी बी साइन थीटा। तुम्हारा इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट पुट करेंगे डेट विल बी डिफरेंट, और इस जगह पे जो लिमिट पुट करेंगे डेट विल बी डिफरेंट। दोनों से आंसर आएगा, बस लिमिट का फेर है। पहले वाले में कहाँ से कहाँ तक के लिए लिमिट पुट करेंगे, पहले वाले के लिए हमारा 0 से 2 पाई पूरा 1 रिवॉल्यूशन कराएंगे, 0 से 2 पाई। लेकिन दूसरे वाले के लिए हमारा कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक जाएगा। तो पहले मैं डी बी निकाल लेता हूँ, फिर वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। छोटे से करंट कैरिंग वायर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। और क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में, इसको डायरेक्शन हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, तो डायरेक्शन हटा देता हूँ, डी एल आर हो जाएगा, आर भी हट जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बचेगा। सही है क्या, हाँ सर. ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा। थीटा कितना होगा बोलो जल्दी से,
ये जो हमारा डीएल वेक्टर था और ये जो हमारा आर वेक्टर था, ऊपर हम लोगों ने देखा था, तो उसके बीच का एंगल कितना है तुम देख करके बताओ मुझे। इस जगह पे कितना एंगल आ रहा है? डीएल और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री 90. है ना, 90. 90 डिग्री है। तो इस जगह पे भी ये दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा इज बेसिकली 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, थीटा हमारा वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जो थीटा हमने लिया है वो अलग है, और इस जगह पे जो लिखा है हमने थीटा वो अलग है। दिस इज 90, पुट कर लेता हूँ मैं। कितना हो जाएगा ये 1। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल बाय आर स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा डी बी। अब तुम मुझे बताओ इसमें आर कांस्टेंट है या वेरिएबल? आर क्या है उसे भी देख लेता हूँ मैं। ट्रायंगल बनेगा एक, दिस वाज द आर वेक्टर, दिस इज एक्स एंड दिस इज कैपिटल आर। सो आर इज बेसिकली रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। बताओ इसमें आर हमारा जो है स्मॉल आर, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है, क्योंकि x भी हमारा Constant. वेरी नहीं कर सकता है। हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के मान लिया है पॉइंट P, तो x हमारा वेरी नहीं कर रहा है। r हमारा वैसे ही कांस्टेंट, तो ये r हो गया कांस्टेंट। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो जो जो कांस्टेंट है सारे बाहर आ जाएंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन dl, और ये मुझे क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे जो dl का इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 2 पाई r तक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका करता, इस वाले के लिए करता, तो मेरा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाता? 0 से लेकर के सिर्फ पाई r तक जाता। इसके लिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा? 0 से 2 पाई r। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने 2 को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है। बात क्लियर है क्या? तो हाँ आंसर दोनों से आएगा। अच्छा, अभी तो हमने डी बी निकाला है, सिर्फ उसका कंपोनेंट लेना तो बाकी है। डी बी साइन, यहाँ पे साइन थीटा है ना, अभी वो कंपोनेंट लिया नहीं है मैंने, कंपोनेंट लेंगे अभी। तो इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इस जगह से डी बी साइन थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट ले लो, डी बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन मुझे करना होगा। इसका इंटीग्रेशन देगा मुझे एक्स डायरेक्शन में। तो इंटीग्रेशन डी बी का वैल्यू पुट कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डी एल को साइड रख लेता हूँ मैं, और 1 बाय आर स्क्वायर, और साथ में आएगा एक साइन थीटा। अब ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा कितना बन जाएगा बोलो? साइन थीटा इज इक्वल टू R by R, capital R by small r. कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। पुट कर लो यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कांस्टेंट क्यों? बाहर निकल जाएगा। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकल जाएगा। और अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डीएल बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई आर तक जाएगा। अब जो भी है हाँ वैल्यू सर, उसको पुट कर लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अपॉन आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर के पावर 3/2 और इंटू 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 जाएगा। आंसर कितना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 by x 2 square plus r square to 3 एक्स by 2. स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप along द एक्सेस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे।
अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं भी डिस्कस करूँगा। सेंटर पे मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगा कि सेंटर पे कितना होगा, वो हम लोग बाद में निकालेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, इसके कारण से डायरेक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा। तो मान लो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप इस बार यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप कुछ ऐसा है जिसके कारण से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वापस से बनाता हूँ। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसका जो एक्सिस होगा वो ऐसा होगा। एक्सिस ऐसा होगा, ठीक है। ये अगर हमारा एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्सिस पे ऑलवेज एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, किसी भी लोकेशन पे देख लेंगे तो। और बाकी दूसरे जगह पे कैसे होगा, क्योंकि ये एक छोटा सा एलिमेंट ले ले अगर हम लोग करंट कैरिंग वायर का, तो उसके कारण से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस तरीके से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें दिखेगा, इसको देख करके तुम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये थोड़ा सिमिलर है डायपोल के जैसा। कौन सा डायपोल की बात कर रहा हूँ मैं, बार मैग्नेट वगैरह जो होते हैं उस डायपोल की बात कर रहा हूँ मैं। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकते हैं। सभी तो नहीं दिखा सकता मैं, ऐसे निकल रहा होगा। ये समझ में आया क्या या नहीं आया? तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो कुछ ऐसे हैं। अगर मैं इसी के कंपैरिजन में एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाऊं तो देखो कैसा दिखेगा। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलेगा फील्ड और इसके चारों ओर लूप बनेगा। इस तरीके से। क्या ये सिमिलर सिमिलर दिख रहे हैं क्या तुम्हें? अगर लूप के साथ मैं इसको कंपेयर करूं तो ये और ये मुझे सिमिलर ही दिख रहा हाँ सर। है ना। इसके फील्ड मुझे वैसे ही दिख रहे हैं। तो अगर मैं बड़ा लूप ना लेकर के काफ़ी छोटा लूप लूँ तो मुझे ये एक डायपोल की जैसा दिख रहा है, मुझे एक मैग्नेटिक डायपोल के जैसा दिख रहा है। और मैं चाहूँ तो इस चीज़ को प्रूफ करके भी बता सकता हूँ कि कैसे ये मैग्नेटिक डायपोल है। और मैग्नेटिक डायपोल का अगर मैं फार्मूला रिलेट करके दिखा दूँ कि बार मैग्नेट के कारण से जो मैग्नेटिक डायपोल का फार्मूला होता है ये होता है, और अभी जो हमने डिराइव करा है वो ये है, तो दोनों सेम इक्वल। कैसे, चलो करते हैं। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बोलो?
याद है? B इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट, याद नहीं है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दो, 2kp/r³ होता है, तो उसी से रिप्लेस करेंगे। 2 इंटू के का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पी, पी कितना? m डिवाइडेड बाय r³। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है डी टू डाइपोल, और 2 से कैंसिल आउट कर लो तो आ जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 2πr³, वेर r इज़ द डिस्टेंस, वेर r इज़ द डिस्टेंस, क्योंकि जब हमारे पास डाइपोल्स होते हैं तो ये वाला जो लोकेशन होता है, ये कौन सा लोकेशन होता है? एक्सियल, और एक्सियल लोकेशन पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब हमने जो फॉर्मूला निकाला है इसके लिए ऊपर देखो कौन सा है, ये है फॉर्मूला। एक्स एक्सिस पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। लेट से कि ये जो रेडियस है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि हम लोग एज्यूम करना चाहते हैं कि दिस x इज़ मच मच ग्रेटर देन r, या फिर रेडियस इज़ बहुत ज़्यादा छोटा। अगर रेडियस काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया तो मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ इस जगह पे, इसको नीचे की x के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दूंगा तो हो जाएगा 0। कितना बचेगा? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x³ आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³। लगभग आ रहा है, यहाँ पे r³ था, इस जगह पे x³ मुझे मिल रहा है, लेकिन ऊपर क्या है हमारा? m है, और नीचे कितना है? 2 पाई है, तो पाई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ ताकि नीचे का जो चीज़ है वो सेम आ जाए। तो पाई से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा, ये आ गया म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πx³। बोलो अब क्या दिख रहा है क्या उसी के जैसा? हाँ सर। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को अगर मैं कंपेयर करूं तो इस छोटे से लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट मैं बताऊंगा डेट विल बी इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बताऊंगा, और पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया है हमारा। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी लूप is basically equals to I into A, where I is the current and A is the area of the loop। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया का लूप है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है इट इज़ I। लेकिन अगर 3-4 कंटिन्यूस लूप हो गए तो n से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा होंगे तो। मान लो n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, तो कैपिटल M कितना हो जाएगा? Ni इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। स्मॉल लूप इसमें n और गिवन ये मैंने तो लिख ही दिया है, a इज़ द एरिया, और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कुलर लूप है तो अगर तुम्हारा थोड़ा सा स्क्वायर काइंड ऑफ लूप है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो ए भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ आई हमारा करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। और m क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में होता है, तो मुझे इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? डायरेक्शन के लिए
जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका ऊपर के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल से जो डायरेक्शन आएगा प्लेन का परपेंडिकुलर, ये ऊपर का डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ एम है। चलो, वैसे तो ये फार्मूलाज सबसे लास्ट में जाकर के काम में आएगा, जब हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे, लूप पे टॉर्क वगैरह कितना होता है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। अभी के लिए सिंपल सा फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, ये वाला, कि अगर एक सर्कुलर लूप के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकालना है, तो सर्कुलर लूप के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इस पॉइंट P पे इस डायरेक्शन में होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, ये x डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस r। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं डायरेक्शन को अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो क्या करना, कभी भी अगर तुम्हारे पास एक सर्कुलर लूप गिवन होगा और तुम्हें डायरेक्शन निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो अपने फिंगर को कर्ल्ड करो। इस तरीके से, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, समझ जाना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि करंट इस तरीके से लूप में जा रहा है, तो तुम अपने फिंगर को भी इसी तरीके से कर्ल करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। समझ में आई क्या? इसमें फील्ड में दिखाता हूँ कैसे जाएगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में होंगे फील्ड्स ऐसा, और ढेर सारे लूप्स में बना दूंगा ऐसा। और अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, मान लो कि मैं इस जगह से हूँ और टॉप व्यू देख रहा हूँ, तो कॉइल हमारा ऐसा बनेगा, दिस विल बी द कॉइल, और कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा आई, और दो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इनसाइड होगा और एक आउटसाइड होगा। तो तुम अगर जब यहाँ से देख रहे हो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के इनसाइड में, उसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर या नीचे? बोलो, ऊपर की डायरेक्शन है ना। तो अंदर में हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। और बाहर अगर देखें हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नीचे की डायरेक्शन में, नीचे जाते जा रहा है। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज ऐसे होगा। चलो, ये तो हम लोगों ने देख लिया, या फिर इसमें हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है छोटा सा, इसी को तुमने बेंड कर दिया है, तो एक करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे लेंगे, थंब ले लो और थंब से डायरेक्शन निकाल लो इस तरीके से, है ना। तो करंट अगर ऐसा होगा तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को रोटेट करके इधर कर लो तो ये तुम्हें नीचे के डायरेक्शन में दे देगा मैग्नेटिक। तो जितने तरीके थे मैंने बता दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया मुझे। अब सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट द सेंटर, तो सेंटर पे कितना होगा, देखो फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। बोलो कितना होगा,
अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, B इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। 3/2। अब इसमें रेडियस आर है और एक्स का वैल्यू कितना हो चुका है, 0, और एक्स का वैल्यू तुम पुट कर लो 0, कितना आ जाएगा आंसर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये आर क्यूब बन जाएगा, ऊपर से आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये पूरे लूप के कारण से, पूरे लूप के कारण से, ये हमारा पूरे सर्कल के कारण से। लेट से सेमी सर्कल हो, तो सेमी सर्कल के कारण से कितना होगा, देखो इसका डेरिवेशन जो अगर सेंटर पे निकालना है तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं हम लोग, और काफ़ी आसान है डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसे हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक सर्कल है और मैंने क्या किया, इस जगह पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ किया डीएल थिकनेस का। इस छोटे से डीएल थिकनेस एलिमेंट के कारण से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑफ कोर्स करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में, और छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और साथ क्या होगा डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब देखो डी एल हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में और आर वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल डिवाइडेड बाय आर, कितना हो जाएगा, ये आर डिस्टेंस तो कैपिटल आर है और ये डी बी, और इंटीग्रेट कर लो तो ये b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर भी बाहर निकाल लो, dl चला गया है ना। अब तुम्हारा dl का इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 0 से लेकर के 2 पाई r तक हो जाएगा, लेकिन सोचो अगर सेमी सर्कल होता, तो सेमी सर्कल अगर होता, अगर सेमी सर्कल होता तो उस केस के लिए भी इंटीग्रेशन तो हमारा सेम ही होता, क्योंकि तुम्हारा डीएल वेक्टर कहीं पे भी हो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर ही है, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड ही होने वाले हैं, किसी का कंपोनेंट नहीं आने वाला है। तो इसीलिए सेकंड केस के लिए हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाता, 0 से पाई आर तक जाता, और थीटा एंगल तक होता तो कहाँ तक जाता, आर्क लेंथ तक जाता। तो ये बेसिक सा चीज़ है, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसको, तो आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा, आर से आर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। और अगर सेमी सर्कल होगा तो म्यू नॉट आई बाय 4r होगा, और अगर थीटा एंगल का एक आर्क होगा तो एक मैं यूनिटरी मेथड बता देता हूँ। अगर पूरा का पूरा एक सर्कल है 2 पाई रेडियन है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो यूनिट रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, यूनिट रेडियन के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r और 1/2 पाई। इसीलिए थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा, थीटा एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा that will be equals to mu naught I upon 2r थीटा बाय 2 पाई। अब थीटा को मुझे इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, किसमें पुट करना है मुझे, रेडियन में, ठीक है, थीटा रेडियन में पुट करना, और डिग्री में होगा तो थीटा बाय 360 पुट करना, इसमें थीटा क्या होगा डिग्री में। तो बेसिक सा चीज़ है, ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। तो अगर पूरा का पूरा सर्कल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r याद रखेंगे, सॉरी यहाँ पे इस जगह पे r है,
अगर पूरा का पूरा एक सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा। अगर सेमी सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये लेंगे, मी नॉट आई अपॉन 4r। और क्वार्टर सर्कल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लेंगे, मी नॉट आई अपॉन 8r। क्लियर है सभी को? याद होना चाहिए फॉर्मूला। यस सर। और अब इस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन ऐसा है कि अच्छा, मैं एक यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर हो, तो उसके लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, 2 पाई डी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पाई किस में आता है और किस में नहीं आता है ध्यान रखना। फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर है। सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, और बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक वायर है जो कि कुछ इस तरीके से गया और इस तरीके से चला गया, और ये इनफाइनाइट इस तरफ है और ये भी प्लस इन्फिनिटी तक है, और जो करंट है वो इस तरीके से चलता हुआ निकल गया, करंट आई। तो पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और ये कैसा है, हमारा पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल। और ये P पॉइंट है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें क्या करना होगा, मुझे इसको पार्ट पार्ट करना होगा और फिर पार्ट कर करके इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर मुझे तीनों निकालना है, मतलब दोनों निकालना है, तो मैं इसमें 3 पार्ट ले सकता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। 1 के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या है, हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर की तरफ ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा। तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अंदर की डायरेक्शन में। तो B1 कितना हो जाएगा, B1 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, क्योंकि ये हमारा सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में। B2 कितना हो जाएगा, ये हमारा क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन, बोलो कितना हो जाएगा, 8। 8 है। हाँ 8। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अगर लूप इस तरीके से है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में। थंब देखो, अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा आ गया। फिर B3 थर्ड के कारण से भी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में, और कितना होगा, इसी के बराबर 4 पाई ए। अब सभी को ऐड कर लो। सो बी नेट विल बी इक्वल्स टू, बी नेट इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। सो दिस विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8a अंदर की डायरेक्शन। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ऐसा कि
एक सेमी सर्कुलर लूप है और उसके साथ एक इनफाइनाइट वायर अटैच किया गया है, ये भी इनफाइनाइट वायर है और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो पूछा गया कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। करंट जो है वो I फ्लो कर रहा था, बराबर है क्या, और रेडियस है मान लो R, दिस इज रेडियस R। तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। चलो इसको करते हैं। देखो सभी के कारण से मुझे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पे निकालना है, तो ऐसा कर लेते हैं कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट ले लिया। तो फर्स्ट पार्ट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें डायरेक्शन देखना है हर एक पार्ट के कारण से, और वो तीनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है या किसी अलग डायरेक्शन में है, वो हमें चेक कर लेना है, ताकि आगे ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या फिर वेक्टर फॉर्म में रखना है वो हमें पता चल जाए। तो फर्स्ट के कारण से डायरेक्शन अगर देखेंगे तो किधर आएगा, अंदर की डायरेक्शन में। सेकंड के कारण से इसी थंब को ऐसे करके घुमा दो, देखो वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसे से जाते जा रहा है। हाँ सर। इवन थर्ड के कारण से भी अंदर के डायरेक्शन में आएगा। तो सभी कारण से डायरेक्शन तो अंदर ही आ रहा है इनटू द प्लेन। तो B1 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट है, तो B1 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन डिस्टेंस कितना होता है 4πd, और यही B3 के कारण से होगा, और B2 के कारण से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन ये भी 4R हो जाएगा। अब टोटल सम कर लो, सो बी नेट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πR प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4R। सही है क्या, देख लो। हाँ सर। अब नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में, और इस बार एक्सिस कुछ इस तरीके से दिया गया है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। और इस तरीके से निकल गया। ये दोनों साइड इनफाइनाइट है, इस तरफ इनफाइनाइट वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई होगा ऑफकोर्स। तो तुम्हें इस लोकेशन पे निकालना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इन वेक्टर फॉर्म। और ये जो है इसका रेडियस ही आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करके बताओ। तो इसमें मुझे सारे के सारे कैलकुलेशन तो एग्जैक्टली सेम ही रखने होंगे जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में किया था, बस उसके डायरेक्शंस अलग हैं, है ना। और डायरेक्शन अगर तुम देखो तो 3 पार्ट पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3। तो फर्स्ट वाले के किस डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट वाले के कारण से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, है ना, दिख रहा है क्या, ये B1। यस, और सेकंड वाले के कारण से किधर होगा बोलो, जेड एक्सिस ऑपोजिट वाला, अपोजिट में, है ना, नेगेटिव जेड में। और थर्ड वाले के कारण से किधर होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये बिल्कुल B1 और B3 दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों आराम से ऐड हो सकता है। लेकिन ये जो B2 है ये इस डायरेक्शन में, उसको अलग तरीके से रखेंगे। तो B1 और B3 का तो मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, म्यू नॉट I अपॉन डेट इज 4πR माइनस ऑफ जे कैप। और B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R माइनस ऑफ
के कैप। तो अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है। सो बी नेट विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल्स टू आई कैप जे कैप एंड के कैप म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस जे कैप एंड म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस ऑफ के कैप। अब इसका जो रिजल्टेंट निकालना चाहो तो रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि मान लो ये एक हमारा सर्कुलर लूप है, ठीक है, और वायर है, तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लो या फिर गिवन है कि लैम्डा ओम पर यूनिट लेंथ इसका रेजिस्टेंस है। दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या किया गया, दो वायर्स को लिया गया और दोनों वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये इस तरीके से और इस तरीके से। तो एक से करंट इन हो रहा था और एक से करंट एग्जिट हो रहा था। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालने के लिए बोला गया था। तो क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें होगा यूं कि ये जो करंट है, करंट दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में स्प्लिट होगा और इस डायरेक्शन में स्प्लिट होगा। उसके लिए हमें ये एंगल दे रखा था थीटा, ये थीटा एंगल दे रखा था, और फिर बोला गया था कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कितना होगा। स्प्लिट करेगा तो तुम उसका रेशियो निकाल सकते हो, I1 I2 वगैरह जूम करके, फिर मैग्नेटिक फील्ड तुम पॉइंट बी पे निकाल सकते हो। आर्क के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये हमें पता है। चलो इसको एक बार सॉल्व करके देखो, फिर करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको सॉल्व अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस तरफ जाएगा I1 और इस तरफ जाएगा I2, और फिर मुझे थीटा एंगल के लिए रेजिस्टेंस नीचे का निकालना होगा और ऊपर का रेजिस्टेंस निकालना होगा, और फिर मुझे करंट फाइंड आउट करना होगा। तो बेसिक सा काम थोड़ा सा करना होगा। ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, R2 माना है ना ऊपर, तो ये ऊपर रेजिस्टेंस R2 मान लेता हूँ मैं, और नीचे रेजिस्टेंस R1 एज्यूम कर लेता हूँ। और R1 और R2 का वैल्यू कितना होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा I1। तो मुझे I1 और I2 का रेशियो चाहिए कितना होगा। तो बताओ पहले तो लेंथ कितना होगा S1, S1 इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा 1, और S2 कितना हो जाएगा, S2 इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा 2। सो दिस विल बी R इंटू थीटा, और दूसरा कितना हो जाएगा R इंटू 2 पाई माइनस ऑफ थीटा। बात समझ में आई क्या? यस सर। है ना। चाहे तुम थीटा का कोई सा भी एंगल ले लो, हर एक के लिए वैलिड होगा। चाहे तो तुम थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री ले लो, ताकि एक बार वैल्यू तुम्हें अच्छे तरीके से पता चले, है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 60 डिग्री ले लिया मैंने, तो π/3 है, और ये कितना हो जाएगा R इंटू 2 पाई माइनस π/3। ये कैलकुलेशन कर लिया, तो S1 निकल गया और S2 मेरा निकल करके आ गया। तो इससे रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। R1 क्या होगा, R1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू S1 एंड R2 इज लैम्डा इंटू S2। इसको भी एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए होगा I1 और I2 का। सो I1 इज टू I2 इज इक्वल्स टू, बोलो V इज इक्वल्स टू IR होता है यस सर। है ना। पता चल गया होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो 1/R1 इज टू 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/λ S1 इज टू 1/λ S2।
तो कितना आ जाएगा I1 का वैल्यू। अच्छा पहले तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लैम्डा तो ऐसे ही चला जाएगा, तो S2 इज टू S1 आ जाएगा। सो I1 विल बी इक्वल्स टू, I1 कितना आया बोलो, S2 अपॉन S1 प्लस ऑफ S2 Yes, हाँ sir. इंटू I, विच इज इक्वल्स टू S2 का वैल्यू कितना है R इंटू 2 पाई 2 माइनस pi minus थीटा pi. डिवाइडेड बाय S1 प्लस ऑफ S2 कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू I, और I2 कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल्स टू S1 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू I, थोड़ा लेंदी है ये, और S1 का वैल्यू कितना था थीटा R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई इंटू I। सो दिस इज I1 एंड दिस इज I2। अभी तो करंट निकला है हमारा, अब मैं निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे। तो किसी भी R के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड Mu थीटा, naught I upon 2 pi into theta. हाँ म्यू नॉट I अपॉन 2 pi. 2R था, फाइन है, हाँ 2r sir, 2r. 2R 2r थीटा upon बाई theta by 2 pi. 2 pi. 2 पाई, है ना। तो ये करंट है I1 और ये करंट है I2। I1 के कारण से किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले तुम ये बताओ, ऊपर होगा या नीचे, ऊपर. आउट ऑफ द प्लेन, है ना। और एंगल दे रखा है थीटा, तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, लिखूंगा क्या, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये ऊपर के डायरेक्शन में, और B2 कितना हो जाएगा, इसके कारण से डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, अंदर या बाहर, अंदर. अंदर होगा, अंदर. तो ये होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R, और इसका आर्क लेंथ कितना है 2 पाई माइनस थीटा 2 pi minus theta. डिवाइडेड बाई 2 पाई, और डायरेक्शन अंदर। अब इसमें I1 और I2 का वैल्यू पुट करो, देखो जैसे ही हम लोग I1 और I2 का वैल्यू पुट करेंगे हमारा सेम वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू पुट कर लूँ, I2 का पुट करता हूँ, म्यू नॉट I2 कितना है दिस मच R थीटा बाई 2 पाई इंटू I, डिवाइडेड बाई 2R इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, अंदर के डायरेक्शन में। और जब मैं इस जगह पे पुट करूँगा वैल्यू I1 का, तो वो कुछ ऐसा आएगा R इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, I भी आएगा साथ में, और डिवाइडेड बाय 2R थीटा बाय 2 पाई। अब इन दोनों के वैल्यू को देखो, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है मैग्नीट्यूड में, तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, B1 माइनस ऑफ B2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैलिड हर एक केस के लिए, मैंने एक यूनिवर्सल चीज़ बता दिया कि अगर तुम्हारा एंगल 60 डिग्री ना हो करके 80 डिग्री होता, 90 डिग्री होता, 120 डिग्री होता, कोई सा भी एंगल होता, उस एंगल के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो ऑलवेज 0 होता। या फिर मैं ऐसा केस कर देता कि ये एक रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है और करंट इस तरीके से आया, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और फिर करंट इधर से निकल जाएगा, तो इस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फिर से कितना होगा, 0 होगा, I1 एंड I2, ऐसा। समझ में आया क्या, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम Yes लोग sir. कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा वो 0 होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह देख लिया। वैसे इसमें क्वेश्चन करने के लिए जाएं तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, बस डायमेंशंस अलग अलग चेंज कर देंगे।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड डायरेक्शंस को अलग अलग चेंज कर देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग सोलिनॉइड स्टार्ट करते हैं। सॉलिनॉइड होता क्या है, पहले से कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, फिर इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे, और फिर इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं हम लोग बाद में देखेंगे, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, आइडियल केस क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, और ये हॉलो सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने वायर्स को रैप कर दिया। ये इस तरीके से वायर गया और रैप कर दिया। ढेर सारे वायर्स हो सकते हैं, और इसको मैंने क्लोजली रैप किया है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज रैप किया है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये दूर दूर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। मतलब कि बिल्कुल चिपका करके ऐसा, और दूसरा जो होगा वो ऐसा होगा। अगर तुमने कभी मोटर वगैरह खोला होगा या फिर किसी फ़ैन वगैरह को खोल करके उसका कॉइलिंग देखा होगा, तो कॉइलिंग किस तरीके से होते हैं, पूरा एकदम चिपका करके उसको रखते हैं, एकदम नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू लूप चलते जाता है, और वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में जो भी कॉपर कॉइल्स होते हैं उसको स्टैक कर दिए जाते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे भी इस ट्यूब के ऊपर रैपिंग किया गया, बराबर है क्या। और मान लो कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ऐसा करंट होगा इस डायरेक्शन में, और इसके करंट के कारण से ये पूरा का पूरा लूप होगा। अगर मैं करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा अंदर कितना है या फिर किस डायरेक्शन में, पहले देख लेता हूँ, तो हमें आराम से पता चल जाएगा। अगर मैं इस तरफ से देखूं ऑब्जर्वर बन करके, तो कैसा दिखेगा, लूप ऐसा होगा, आया ना, ऐसा ही लूप होगा, और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, आई। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में, है ना। अभी हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, वो इस तरीके से होगा। इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आएगा। तो इसका डेरिवेशन करते हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कि कितना होगा। तो कैसे करें, चलो कुछ कुछ चीज़ें इसमें एज्यूम करते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ L है, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड जो बोलते हैं, और मान लेता हूँ कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, नंबर ऑफ टर्न्स। सो कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें एक और चीज़ यूज़ किया जाता है, डेट इज़ स्मॉल n, और इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये बोलते हैं। तो स्मॉल n किस तरीके से लिखा जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, ये लिखा जाएगा। चलो अब सॉलिनॉइड को क्या कर रहा हूँ मैं, बीचों बीच काट रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक सिलेंडर है इस तरीके से, तो सिलेंडर को मैं जस्ट हाफ कर दे रहा हूँ और इतना सा पार्ट कट करके निकाल दे रहा हूँ। तो देखना सिलेंडर कैसा दिखेगा, इससे जो होंगे करंट्स
अंदर और बाहर आ रहे होंगे। अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो इस जगह पे करंट कैसा आ रहा है, इस जगह पे हर एक जगह पे करंट क्या आ रहा है, बाहर की डायरेक्शन में निकल रहा है करंट, है ना। तो मैं करंट का डायरेक्शन इस जगह पे शो कर रहा हूँ बाहर की डायरेक्शन में। जितने ज़्यादा लूप्स होंगे उतने ज़्यादा ये चीज़ें होंगे, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अंदर होगा, अंदर की डायरेक्शन में करंट होगा। तो सेंटर से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, मान लो कि इस लोकेशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल लोकेशन पे ही निकालते हैं, हम लोग उस लोकेशन से ऊपर या फिर नीचे नहीं जाते हैं। और जब हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, उस पूरे सर्कल के एरिया के अंदर जितने भी सारे मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। आइडियल सॉलिनॉइड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और लेंथ काफ़ी बड़ा होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो मान लेता हूँ कि मैं x डिस्टेंस पे हूँ और इस जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने x डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज़ कर लिया और ये जो एलिमेंट आया ये कैसा है हमारा, सर्कुलर लूप, है ना। ये है dx थिकनेस का एलिमेंट। तो ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एलिमेंट के कारण से वो कितना होगा, that dB will be equals to mu naught I r square, r is the radius of the solenoid। यहाँ पे मैं सोलिनॉइड के रेडियस को कैपिटल R एज्यूम कर लेता हूँ। R is the radius of the solenoid into 2 into x square plus of r square के पावर 3/2, x square plus of r square के पावर 3/2। अब ये तो भी मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ये सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है मैंने। लेकिन यहाँ पे जो करंट होगा वो काफ़ी छोटा होगा, तो करंट कितना हो जाएगा, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के लेंथ के लिए कितने n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो इतने के लिए क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय l इंटू डी एक्स। अब ये हमारा उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए, इस छोटे से dx लेंथ के लिए या dx थिकनेस के लिए हमारा करंट आ गया, इट इज़ छोटा सा करंट। तो ये हो जाएगा I और कैपिटल N बाई स्मॉल l क्या है, स्मॉल n इंटू डी एक्स, और इसको मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो दिस इज DI स्मॉल करंट, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I, और I की जगह पे लिखूँ मैं DI की जगह पे लिखूँगा I इंटू N इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2। अभी तो काफ़ी सिंपल स्टेप करा है हमने और ये निकला मेरा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। हर एक जगह पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन नहीं कराते हैं, जब एम्पेयर सर्किट लॉ बताते हैं उसके बाद फिर इसका डेरिवेशन कराते हैं, तो वहाँ पे डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, 4 स्टेप में आंसर आते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाला है तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से। दूसरी जगह पे डेरिवेशन कैसा होगा तुम्हारा, सिंपल सा होगा, सिंपल सा आराम से निकल जाएगा, बोर्ड में भी तुम्हें खास करके वही करना पड़ेगा। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितना आ गया हमारा, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
इंटीग्रेशन दोनों साइड मैंने डाल दिया। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी कौन सा है हमारा, ये है पॉइंट पी, बराबर, विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बाई 2, ये सारी चीज़ कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन क्या चीज़ आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन तुम इसी जगह से कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, बहुत जगह पे इधर से ही आंसर निकाल देते हैं। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का लेंथ में इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, एक लेंथ होगा L1 और एक लेंथ होगा L2, बराबर, ये वाला लेंथ होगा Yes, sir. और ये लेंथ होगा L1। तो इसका तुम इंटीग्रेशन कर लो L1 से लेकर के L2, तो ये भी तुम्हारा आंसर दे देगा। लेकिन मैं इसको एंगल के टर्म्स में निकालना चाहता हूँ, तो थीटा के टर्म्स में निकालूंगा। देखो कैसे करूँगा इसको, ये जो हमने एज्यूम करा था सोलिनॉइड, उसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट, और इस जगह पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा था, तो इसे मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल, ये डिस्टेंस है x और ये है हमारा r, बराबर। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x बाय आर, सो x इज इक्वल्स टू r कॉट थीटा। अब इसी को डिफरेंशिएट कर लो, सो dx विल बी इक्वल्स टू कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा हाँ सर। माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साथ में आएगा डी थीटा। एक dx का वैल्यू मुझे निकला थीटा के टर्म्स में, अब मुझे इसका थीटा के टर्म्स में वैल्यू निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, एक्स कितना है हमारा, एक्स है हमारा आर कॉट थीटा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, बोलो, कोसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके वैल्यूज को मैं पुट कर लेता हूँ, एक ये वैल्यू पुट करना है और एक ये वैल्यू पुट करना है, देखो। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू जो है म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन dx का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसके ऊपर कितना है 3/2 है पावर, और ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में है, तो क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब कॉस क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा, तो कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा, ये आर से आर गया और ये आर स्क्वायर पूरा कंप्लीट ख़त्म, तो आया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे से जाएगा तो कॉसेक थीटा बचेगा नीचे, ऊपर कितना आ जाएगा कॉसेक थीटा, बोलो, साइन थीटा आ जाएगा, Yes, sir. हाँ सर। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग ये एंगल से, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा जाएगा θ1 से लेकर के θ2 तक, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, बोलो, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस आ गया है सामने, Minus माइनस साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, और इसके वैल्यू को पुट करता हूँ कॉस थीटा
और फिर थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक जाएगा। अब वैल्यूज़ को पुट कर लो, सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos theta 2 minus cos theta 1. So this is the magnetic field at any point. काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन के बाद ये आंसर निकल के आया। जनरली दूसरे जगह पे इस तरीके से फार्मूला गिवन होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से फार्मूला प्रेफर करता हूँ, तो फार्मूला मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करूँगा। इस फार्मूले को मॉडिफाई करूँगा मैं, तो मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को अल्फ़ा एज्यूम किया और इस वाले एंगल को मैंने बीटा एज्यूम किया, है ना। बताओ थीटा 1 और थीटा 2 किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारा थीटा 1 था, याद रखना काफ़ी मुश्किल है, और ये हमारा थीटा 2 था। तो थीटा 2 को तो मैं आराम से अल्फ़ा लिख दूंगा, और थीटा 1 को कितना लिखूंगा, बोलो। जब मैं पुट करूंगा फाइनल, 180 माइनस बीटा। हाँ, तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और तुम्हें ये याद रखना है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा कि किस में माइनस था किस में प्लस था, एंगल कौन सा लेना था। एंगल काफ़ी आसान है, ये दोनों एंगल हमें लेना है इस जगह से। और अब लेंथ में भी फॉर्मूला गिवन होता है, तो लेंथ में कैसे लिखेंगे। अगर मान लो ये लेंथ गिवन है L1 और ये लेंथ गिवन है L2, तो कॉस अल्फ़ा कितना होगा, बोलो। दिस इज R। कॉस अल्फ़ा कितना होगा, L1 अपॉन रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। और कॉस बीटा कितना होगा, L2 अपॉन रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। इन दोनों के वैल्यूज़ को पुट कर लो यहाँ पे, तो एक और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फ़ा एन प्लस कॉस बीटा। तो ये L1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस L2 अपॉन रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बता दिया, इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फार्मूला दोनों फॉर्म में तुम्हें मिल सकता है। अगर एडवांस लेवल क्वेश्चन आ गए तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, L1 L2 गिवन होगा, तुम आराम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। क्लियर है क्या। अब मैं इनफाइनाइट सोलिनॉइड की बात करता हूँ। जनरल केस में ये फार्मूला शायद ही हम लोग यूज़ करेंगे, हमेशा हमें क्या इनफाइनाइट सोलिनॉइड का फार्मूला यूज़ करना होता है। सो फॉर इनफाइनाइट सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड अगर हमारा इनफाइनाइट है तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल्स को अल्फ़ा और बीटा एंगल को क्या बोल लूँगा। देखो इनफाइनाइट करने का दो तरीका, या तो तुम लेंथ को काफ़ी ज़्यादा कर लो या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम कर लो, दोनों तरीके से तुम्हारा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट ऐसा है तो इनफाइनाइट हुआ तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, लगभग लगभग ज़ीरो, और बीटा कितना हो जाएगा, लगभग लगभग ज़ीरो। तो अल्फ़ा का वैल्यू हुआ ज़ीरो और बीटा का भी वैल्यू हो गया ज़ीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस ज़ीरो कितना होता है 1, कॉस बीटा भी 1, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू 1 प्लस 1, सो इट इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और यही फार्मूला हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे ज़्यादातर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट हमें पता है क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड आई इज द करंट इन द सोलिनॉइड। अगर सेमी इनफाइनाइट हुआ तो, और सेमी इनफाइनाइट
सेमी इनफाइनाइट होने के लिए तुम क्या चले जाओ एंड पे, किसी भी सोलेनॉइड के एंड पे चला गया और ये पार्ट इनफाइनाइट है, तो इस लोकेशन पे एक हो जाएगा 90 डिग्री और एक हो जाएगा 0। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा ये वाला अल्फ़ा मान रहा हूँ, तो अल्फ़ा तो 0 हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करो cos 0 प्लस cos 90, आंसर कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट्स। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो वो ऐसा होगा। जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मैग्नेटिक फील्ड एज डिस्टेंस, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। और मान लो सोलेनॉइड ऐसा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम, और जैसे मैं एंड पॉइंट्स पे पहुंचा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा जस्ट हाफ। तो ये घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, ये हाफ होगा और फिर फाइनली इन्फिनिटी पे जा कर के 0 हो जाएगा। और इस तरफ भी सिमेट्री होगा। ऐसा। तो इस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई होगा, और इस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 होगा। सबको समझ में आया क्या? जनरल केस में हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे और हमें आइडियल सोलेनॉइड गिवन होता है। आइडियल सोलेनॉइड में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज़ मच लार्जर, और या फिर हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है सोलेनॉइड का। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग को याद रखना और इसी दोनों को यूज़ करेंगे। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग टोराइड को भी देखेंगे। टोराइड का भी फार्मूला यही आएगा एग्जैक्टली हमारा, और डेरिवेशंस वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, उसके बाद फिर हमारा एम्पेयर सर्किट लॉ आएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है।